हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 5 इंडिया फ्रॉम मिड 18 टू मिड 19 सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस इन कॉलोनियल इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कॉलोनियल इंडिया के समय कौन कौन से अलग अलग तरह के सामाजिक भेदभाव होते थे। हमें कास्ट, जेंडर, रिलीजन और रीजन के आधार पर होने वाले भेदभाव के साथ साथ ये भी समझाना है कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने इन भेदभावों को कैसे बढ़ावा दिया। साथ ही इसका समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या असर पड़ा, ये भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सामाजिक भेदभाव का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी सामाजिक पहचान के आधार पर अन्यायपूर्वक व्यवहार करना, जैसे कास्ट, जेंडर, रिलीजन या रीजन। कॉलोनियल इंडिया में ये भेदभाव पहले से मौजूद थे, लेकिन ब्रिटिश ने अपनी नीति के जरिए इन्हें और मजबूत किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उस करके ब्रिटिश ने समाज को और ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया। इन अलग अलग भेदभावों को समझना हमें बताता है कि कॉलोनियल पीरियड ने मॉडर्न इंडिया को कैसे शेप किया। मेन बॉडी। 1. जाति, कास्ट के आधार पर भेदभाव। सख्त व्यवस्था। जाति प्रथा जो पहले से थी, ब्रिटिश ने सेंसस और रिकॉर्ड कीपिंग के जरिए इसे और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अछूतपन। नीची जातियों को सामाजिक जीवन से अलग रखा जाता था, उन्हें शिक्षा, पानी और पब्लिक जगहों पर जाने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश का योगदान। कुछ रिफॉर्मर्स ने सुधार की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ने अलग अलग कास्ट्स को फेवर करके अपनी पकड़ बनाए रखी। 2. महिलाओं के साथ भेदभाव। पेट्रियार्कल परंपरा। महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी, शिक्षा, संपत्ति और पब्लिक लाइफ में उनकी भागीदारी बहुत कम थी। चाइल्ड मैरिज, मर्डर और विडो रीमैरिज पर रिस्ट्रिक्शंस आम थे। ब्रिटिश सुधार। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 जैसे कानून आए, लेकिन इनका असर सीमित था और ऑर्थोडॉक्स लोगों ने विरोध किया। आर्थिक दोअबालिया। महिलाओं का फॉर्मल जॉब्स या पॉलिटिक्स में लगभग कोई रोल नहीं था। 3. धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिकता। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को हाईलाइट करके एकता को कमजोर किया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तहत अलग इलेक्टोरेट दिए गए। धार्मिक हायरार्की। कुछ कम्युनिटीज को आर्मी, एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेफरेंस मिली। सांप्रदायिक तनाव। इन पॉलिसीज ने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जो आगे चल के भारत की पॉलिटिक्स में गहरा प्रभाव छोड़ गया। 4. क्षेत्रीय और जातीय भेदभाव। असमानता विकास। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने कुछ रीजन्स, जैसे बॉम्बे और बंगाल, को ज्यादा फायदा पहुंचाया, बाकी पीछे रह गए। एथनिक स्टेरियोटाइप्स। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मार्शल रेसेस थियरी के आधार पर भर्ती होती थी, कई कम्युनिटीज को नॉन मार्शल कहकर एक्सक्लूड कर दिया जाता था। भाषा भेदभाव। कुछ रीजनल भाषाओं को एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में इग्नोर किया गया, जिससे कल्चरल मार्जिनलाइजेशन हुआ। कंक्लूजन। कॉलोनियल इंडिया में सामाजिक भेदभाव एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी थी। जाति, जेंडर, धर्म और रीजन सभी आधार पर भेदभाव होता था। ब्रिटिश ने इसे अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इनका प्रभाव आज भी इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है। इस इतिहास को समझना आज के सामाजिक न्याय की समस्याओं को समझने के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write a note on the Rayatwari settlement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रायतवारी सेटलमेंट का पूरा डिटेल देना है। ये सिस्टम क्या था, किसने शुरू किया, इसके मेन फीचर्स क्या थे और इसका किस तरह से किसानों और समाज पर असर पड़ा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फायदे और नुकसान दोनों बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रायतवारी सेटलमेंट एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो ब्रिटिश ने इंडिया के कुछ हिस्सों में 18th सेंचुरी के आखिरी और 19th सेंचुरी की शुरुआत में लगाया। इसमें रेवेन्यू सीधा किसान, रायट, से लिया जाता था, बीच के जमींदार या मिडिलमैन को हटा दिया गया। यह मेनली मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम के कुछ पार्ट्स में चलाया गया।
इसको पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया और बाद में सर थॉमस मनरो ने डेवलप करके 1820 में ऑफिशियली मद्रास में लागू किया। इसका मकसद डायरेक्ट रिलेशन बनाना था ब्रिटिश सरकार और किसान के बीच, लेकिन ज्यादा टैक्स की वजह से कई जगह ये सिस्टम किसानों के लिए मुश्किल साबित हुआ। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले के रेवेन्यू सिस्टम्स जैसे जमींदारी में कलेक्शन इनएफिशिएंट था। दक्षिण भारत में जमीन छोटे छोटे किसानों के पास थी, बड़े जमींदार नहीं थे। 1790 में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल एरिया में डायरेक्ट कलेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया। सर थॉमस मनरो ने गवर्नर ऑफ मद्रास होते हुए 1820 में रायतवारी सिस्टम ऑफिशियली शुरू किया। 2. फीचर्स ऑफ द रायतवारी सेटलमेंट। डायरेक्ट कलेक्शन। टैक्स सीधा किसान से लिया जाता था। ओनरशिप राइट्स। जो रायत टैक्स देता था उसको लैंड का मालिक माना जाता था। रेवेन्यू रेट्स। मिट्टी की क्वालिटी और फसल के टाइप के हिसाब से टैक्स लगता था। पीरियोडिक रिवीजन। हर 20 to 30 साल में रेट्स रिवाइज होते थे। नो परमानेंट सेटलमेंट। रेट्स परमानेंट नहीं थे, जमींदारी जैसे फिक्स नहीं होते थे। 3. एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। जमींदार जैसे बीच के शोषण करने वाले लोग हट गए। किसान और सरकार का डायरेक्ट रिलेशन बना। किसान को कुछ हद तक जमीन पर कब्जा का अश्योरेंस मिला। दक्षिण भारत के ट्रेडिशनल छोटे होल्डिंग्स के लिए सूटेबल था। 4. क्रिटिसिज्म्स एंड इम्पैक्ट। हाई रेवेन्यू डिमांड। बहुत ज्यादा टैक्स लगता था जो किसान अफोर्ड नहीं कर पाते थे। स्ट्रिक्ट कलेक्शन। टैक्स ना देने पर जमीन छीन ली जाती थी। एग्रीकल्चर पर असर। ज्यादा टैक्स की वजह से लैंड इंप्रूवमेंट के लिए पैसा नहीं बचा। डेट प्रॉब्लम। किसान लोन लेने लगे, साहूकारों का असर बढ़ गया। सामाजिक असर। जमीन छिन जाने से गरीबी, माइग्रेशन और बेरोजगारी बढ़ गई। कंक्लूजन। रायतवारी सेटलमेंट का ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू कलेक्शन को सिंपल बनाना और किसान को बेनिफिट देना, लेकिन असल में ये सिस्टम कई जगह उनके लिए बोझ बन गया। जमींदार का शोषण तो खत्म हुआ, पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट प्रेशर और स्ट्रिक्ट सिस्टम ने किसानों को मजबूर कर दिया। यह सिस्टम ब्रिटिश राज की अग्रेरियन पॉलिसीज का एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the nature of the Government of India Act of 1858. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बैकग्राउंड, प्रोविजंस और नेचर को एक्सप्लेन करना है। इसमें 1857 के विद्रोह के बाद के पॉलिटिकल हालत, एक्ट के मुख्य फीचर्स, गवर्नेंस में आए बदलाव और इसका ऐतिहासिक महत्व समझना होगा। साथ ही ये भी एनालाइज करना है कि क्या ये एक्ट असली बदलाव लाया या सिर्फ ब्रिटिश रूल का रिओर्गेनाइजेशन था। आंसर। इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक इम्पॉर्टेंट कानून था जो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया पर स्थापित किया। इसका मकसद एडमिनिस्ट्रेशन को रिओर्गेनाइज करना, गवर्नेंस के इश्यूज को सुधारना और ब्रिटिश पावर को मजबूत बनाना था। लेकिन इसका असली उद्देश्य इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स देना नहीं, बल्कि ब्रिटिश कंट्रोल को कंसोलिडेट करना था। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और कॉजेस। 1857 के विद्रोह का प्रभाव। विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज कर दिया। ब्रिटिश सरकार को लगा कि डायरेक्ट क्राउन रूल से स्टेबिलिटी आएगी। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डिबेट। ब्रिटिश लीडर्स ने आयु किया कि क्राउन के थ्रू गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। पब्लिक सेंटिमेंट। लोगों का मानना था कि कंपनी की गलत पॉलिसीज ने इंडियंस को नाराज किया था। 2. एक्ट के मुख्य प्रोविजंस। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। कंपनी के सारे टेरिटरीज और असेट्स ब्रिटिश क्राउन के अंडर ए गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पैड। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर इंडिया के अफेयर्स का जिम्मेदार बना। इसके लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बनाना। गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी। टाइटल बदलने के बावजूद ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वही रहा। 3. एक्ट का नेचर और कैरेक्टर। पावर का सेंट्रलाइजेशन। सारे डिसीजन मेकिंग ब्रिटेन में कंसंट्रेट हो गए, इंडियन पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम था। इंपीरियल कंट्रोल। यह एक्ट कॉर्पोरेट रूल को फॉर्मल कॉलोनियल रूल में बदल गया। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन की कमी। इंडियंस को लॉ मेकिंग या गवर्नेंस में कोई रोल नहीं मिला। सिंबॉलिक चेंजेस।
नाम और स्ट्रक्चर चेंज हुए, लेकिन पॉलिसीज ब्रिटिश इंटरेस्ट्स के लिए ही रही। 4. सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस। सिग्निफिकेंस, कंपनी रूल का एंड ब्रिटिश राज की फाउंडेशन रखी गई। ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी इंडिया में मजबूत हुई। लिमिटेशंस, इंडियंस के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रोविजन नहीं। ब्रिटिश इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल जारी रहा। गवर्नेंस में रेशियल सुपीरियोरिटी का एटीट्यूड बना रहा। कंक्लूजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट था जिसमें कंपनी रूल खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल शुरू हुआ। लेकिन इसने इंडियंस के लिए कोई मीनिंगफुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं लाए। ये ज्यादातर एक स्ट्रेटजी थी ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट करने की, जिससे उनका कंट्रोल नेक्स्ट 90 साल तक बना रहा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Discuss the impact of commercialization of agriculture on Indian economy and society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैसे खेती में सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कैश क्रॉप फार्मिंग का बदलाव, खासकर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर असर डाला। हमें इसमें कमर्शलाइजेशन का मतलब, इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स जैसे बाजार पर निर्भर होना, अनाज की कमी, और सोशल इफेक्ट्स जैसे कर्ज के बोझ, गांव में वर्ग विभाजन कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है खेती सिर्फ अपने खुद के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए करना। ब्रिटिश रूल के दौरान, खासकर 19वीं सेंचुरी के मध्य के बाद, अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वो कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, इंडिगो, जूट, टी और ओपियम उगाएं जो यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी। ये बदलाव अपने आप नहीं हुआ, बल्कि कॉलोनियल पॉलिसीज, रेलवेज का विकास और रेवेन्यू सिस्टम्स की वजह से आया। इसके इकोनॉमिक और सोशल दोनों प्रभाव समझना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. मतलब और कारण। परिभाषा। जब खेती का उद्देश्य अपने लिए अनाज उगना नहीं, बल्कि बाजार में बेचकर पैसा कमाना हो, यूज कमर्शलाइजेशन कहते हैं। कॉलोनियल पॉलिसीज। ब्रिटिश ने रेवेन्यू के लिए कैश क्रॉप्स पर जोर दिया। रेलवे और सड़क ट्रांसपोर्ट ने गांव को पोर्ट्स और मार्केट से जोड़ दिया। ग्लोबल डिमांड। ब्रिटेन की मिल्स को रॉ मटेरियल चाहिए था, इसलिए भारत से सप्लाई बढ़ाई गई। मोनेटाइजेशन। पैसा का उपयोग बढ़ने से बाजार के लिए खेती बढ़ गई। 2. आर्थिक असर। ए. कैश क्रॉप्स की तरफ बदलाव। जमीन का बड़ा हिस्सा कॉटन, जूट, इंडिगो जैसे फसलों के लिए इस्तेमाल हुआ। अनाज की खेती कम हुई, जिससे अकाल का खतरा बढ़ गया। बी. विदेशी बाजार से जुड़ाव। भारत एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बन गया। ग्लोबल मार्केट के उतर चढ़ाव से किसानों की आमदनी असुरक्षित हो गई। सी. कर्ज का बोझ। किसान बीज और टैक्स के लिए मनी लेंडर से उचित ब्याज पर कर्ज लेते थे। बुरे फसलों में कर्ज चुकाना मुश्किल होता था, जमीन चली जाती थी। डी. रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। हाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने किसानों के पास कम बचा। 3. सामाजिक असर। ए. गांव में वर्ग विभाजन। एम्पल सरप्लस वाले अमीर किसान फायदा उठाते थे, गरीब किसान मजदूर बन गए। लैंडलेस मजदूरों की संख्या बढ़ गई। बी. परंपरागत व्यवस्था का टूटना। गांव की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। मनी लेंडर और ट्रेडर पर निर्भरता बढ़ गई। सी. असुरक्षित जीवन। 1876 to 78, 1896 to 97 जैसे अकाल का प्रभाव फूड क्रॉप्स कम होने की वजह से और बढ़ गया। डी. विद्रोह और आंदोलन। डेक्कन रायट्स 1875 और इंडिगो रिवोल्ट 1859 to 60 जैसे आंदोलन इसी शोषण का नतीजा थे। 4. लंबी अवधि के नतीजे। वेल्थ का ड्रेन। कैश क्रॉप्स का फायदा ब्रिटिश इंडस्ट्री को हुआ, किसानों को नहीं। आर्थिक विकृतियां। इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने से भारत सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। विरासत के समस्या। आज भी कुछ क्षेत्र एक हाई कैश क्रॉप पर निर्भर है। कंक्लूजन। कॉलोनियल रूल में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक मजबूरी थी जो ब्रिटिश की आर्थिक जरूरत से चली। इसने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा, पर फूड सिक्योरिटी कमजोर की, गरीबी बढ़ाई और गांव की परंपरागत व्यवस्था तोड़ दी। इसका ज्यादा असर किसानों के लिए हानिकारक था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Third Carnatic War. B. Orientalism. C. The Diaries of Ananda Ranga Pillai. D. Beginning of novel in India.
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। हर नोट में टॉपिक का मतलब, बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लिखना होता है। एग्जाम में 2 लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ हम सारे 4 कवर करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन फुल हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स का मकसद होता है कि आप छोटे फॉर्मेट में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दें। यह टॉपिक्स मिलिट्री इवेंट्स, कल्चरल सोच, हिस्टोरिकल सोर्सेज और लिटरेचर के शुरुआती फेज को कवर करते हैं। इनका डिटेल समझना एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। मेन बॉडी। ए, थर्ड कार्नाटिक वॉर 1756 to 1763। पीछे का बैकग्राउंड। यह वॉर 7 ईयर्स वॉर का हिस्सा था जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच दुनिया भर में चल रहा था। घटनाएं। सर ए कूट ने ब्रिटिश सेना को लीड करके काउंट द लल्ली की फ्रेंच आर्मी को बैटल ऑफ वॉन्डिवश 1760 में हरा दिया। पौंडीचेरी 1761 में ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के बाद वॉर खत्म हुआ। फ्रांस ने इंडिया में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल खो दिया। महत्व। ब्रिटिश का फाइनल जीत और फ्रेंच का कॉलोनियल एम्बिशन खत्म। बी, ओरिएंटलिज्म। मतलब 18 to 19 सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स का ईस्टर्न कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का स्टडी करना। इंडिया में सर विलियम जॉन्स जैसे लोगों ने संस्कृत और इंडियन लॉज का स्टडी प्रमोट किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 इसका एग्जाम्पल है। उद्देश्य। इंडियन कल्चर को समझकर ब्रिटिश रूल को मजबूत करना। आलोचना। एडवर्ड सैड ने कहा कि ये कॉलोनियल कंट्रोल का एक तरीका था। सी, द डायरीज ऑफ आनंदा रंगा पिल्लाई। बैकग्राउंड। आनंदा रंगा पिल्लाई 1709 to 1761 फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स के इंटरप्रेटर और एजेंट द पौंडीचेरी में। कंटेंट। उनके डायरीज में 18 सेंचुरी के साउथ इंडिया का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। महत्व। मिड 18 सेंचुरी का एक ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्स जो कॉलोनियल स्ट्रैटेजीज और लोकल रिस्पॉन्सेस को दिखाता है। डी, बिगिनिंग ऑफ नॉवल इन इंडिया। शुरुआत। 19th सेंचुरी में वेस्टर्न लिटरेरी स्टाइल से इंस्पायर्ड होके इंडियन नॉवेल्स का शुरुआत हुई। भाषाएं। बंगाली, उर्दू और इंग्लिश में पहले नॉवेल्स लिखे गए। उदाहरण। बंगाली, दुर्गेश नंदिनी 1865। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंग्लिश, राजमोहन्स वाइफ, बंकिम चंद्र। महत्व। नॉवेल्स एक मीडियम बने सोशल रिफॉर्म, नेशनलिज्म और मॉडर्न लिटरेचर के लिए। कंक्लूजन। ये 4 टॉपिक्स हिस्ट्री के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, मिलिट्री जीत, कॉलोनियल सोच, पर्सनल नैरेटिव्स और मॉडर्न लिटरेचर का जन्म। इन्हें समझना इंडिया के कॉलोनियल समय को समझने के लिए बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।